बाहर आसमान बादलों की गड़गड़ाहट से कांप रहा था। शिमला की पहाड़ियों पर बसी उस छोटी सी लकड़ी की कॉटेज के कांच के झरोखों पर बारिश की बूंदें किसी नर्तकी की तरह थिरक रही थीं। अंदर का माहौल बिल्कुल विपरीत था, शांत, सुलगता हुआ और बेहद नशीला। आर्यन और मीरा की शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वे अपने काम की व्यस्तता से दूर यहाँ एकांत में आए थे। कमरे के कोने में रखी अंगीठी में देवदार की लकड़ियां चटक रही थीं, जिनसे निकलने वाली नारंगी रोशनी मीरा के चेहरे पर एक गजब का निखार ला रही थी। मीरा ने रेशमी लाल साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू बार बार उसके कंधे से फिसलकर उसकी मखमली त्वचा को छू रहा था। वो बालकनी के पास खड़ी बारिश देख रही थी। आर्यन पीछे से दबे पांव आया और अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दीं। आज ये मौसम कुछ ज्यादा ही बेताब नहीं लग रहा? आर्यन की फुसफुसाहट मीरा के कानों में मिश्री की तरह घुली। मीरा ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा। बेताब मौसम है या आप? उसने शरारत से पूछा। आर्यन ने उसके चेहरे के पास आकर गहरी सांस ली। जब गुलाब की कलियां इस तरह खिलने को तैयार हों तो भंवरे का बेचैन होना लाजिमी है मीरा। आर्यन के हाथ मीरा की कमर पर बने उस तंग रास्ते पर रेंगने लगे जहां से उसकी साड़ी की शुरुआत होती थी। मीरा की सांसें तेज होने लगीं। उसने आर्यन की शर्ट के बटनों के साथ खेलना शुरू किया। तुम्हें पता है मीरा, आर्यन ने उसके कान के पास धीरे से कहा, आज मेरा मन उस गहरे सागर में डूबने का है जिसकी लहरें मुझे कब से पुकार रही हैं। मीरा ने अपनी आंखें मूंद लीं। वो सागर बहुत गहरा है आर्यन, क्या तुम उसमें समाने के लिए तैयार हो? आर्यन ने जवाब देने के बजाय मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बिस्तर की ओर ले गया। बिस्तर पर बिछी सफ़ेद चादरें जैसे किसी कोरे कागज़ की तरह थीं, जिस पर आज उन्हें अपनी चाहत की एक नई इबारत लिखनी थी। आर्यन ने मीरा को धीरे से लिटाया। कमरे की रोशनी मध्यम थी, बस अंगीठी की आग और उनकी धड़कनों की गूंज थी। आर्यन ने मीरा के चेहरे पर झुकी एक लट को हटाया और उसके होठों के करीब आया। आज ये मधुशाला खुली है और मुझे इसकी हर एक बूंद का स्वाद चखना है, आर्यन ने मीरा के होठों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने मीरा के चेहरे पर अपने होंठ रख दिए। ये स्पर्श ऐसा था जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंद गिरी हो। मीरा ने अपनी उंगलियां आर्यन के बालों में फंसा दी। दोनों के बीच एक मूक संवाद चल रहा था। आर्यन का हाथ अब मीरा के ऊंचे पर्वतों की ओर बढ़ा, जहां रेशम का कपड़ा बाधा बन रहा था। उसने बहुत नज़ाकत से उस बाधा को हटाने की कोशिश की। जैसे जैसे आर्यन के हाथ आगे बढ़ रहे थे, मीरा के शरीर में एक बिजली की लहर दौड़ रही थी। मीरा, तुम्हारी ये मखमली घाटी इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आकर वक्त थम सा जाता है, आर्यन ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। मीरा ने आर्यन को अपने और करीब खींच लिया। आज इस अग्नि को शांत मत होने देना आर्यन, आज मुझे उस जवाहर की तलाश है जिसे तुमने अब तक छिपा कर रखा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मीरा की साड़ी के पल्लू को पूरी तरह से अलग कर दिया। अब मीरा की देह उस खिले हुए कमल की तरह थी जो सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने मीरा के स्वर्ण कलशों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी छुअन में वो गर्मी थी जो बर्फ को भी पिघला दे। आज रात हम दोनों एक ऐसी रागिनी छेड़ेंगे जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी, आर्यन ने कहा, और मीरा के शरीर के उन अछूते कोनों की सैर करने लगा जहां अब तक सिर्फ उसकी यादें पहुंचती थीं। मीरा की सिसकारी कमरे की खामोशी को चीर गई। उसने आर्यन की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। आर्यन, तुम्हारी ये तीखी तलवार मुझे घायल कर रही है, लेकिन ये दर्द मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आर्यन ने उसकी नाभि के पास मौजूद उस गहरे कुएं में अपनी उंगली से एक दायरा बनाया। मीरा का पूरा बदन धनुष की तरह तन गया। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे रात परवान चढ़ रही थी, कमरे का तापमान बढ़ता जा रहा था। बाहर की बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी और अंदर भी एक तूफान उठने को तैयार था। आर्यन ने धीरे धीरे अपने वस्त्र त्याग दिए। उसकी सुगठित देह किसी विशाल स्तंभ की तरह मीरा के सामने थी। मीरा ने उसे देखते ही अपनी पलकें झुका लीं, लेकिन उसकी उंगलियां आर्यन की गर्माहट को महसूस कर रही थीं। आर्यन, क्या मैं इस पवित्र मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकता हूँ? आर्यन ने मीरा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। मीरा ने बिना कुछ कहे आर्यन को अपने घेरे में ले लिया। उसकी गीली धरती अब उस बीज को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार थी जो आने वाले पलों में एक नया इतिहास रचने वाला था। कमरे में छाई वो नारंगी रोशनी अब और भी गहरी हो चली थी। आर्यन और मीरा के बीच की दूरी अब शून्य हो चुकी थी।
बाहर बादलों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था और अंदर धड़कनों की रफ्तार किसी बेकाबू घोड़े की तरह तेज थी। आर्यन के हाथ मीरा के बदन पर किसी कुशल चित्रकार की कूची की तरह चल रहे थे। उसने मीरा की कमर के उस नाजुक मोड़ को सहलाया जहां से उसकी देह एक नया मोड़ लेती थी। मीरा ने मधोशी में अपनी गर्दन पीछे की ओर झुका दी, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन पर उभरी नसें आर्यन को दावत देने लगीं। मीरा, तुम्हारी ये मखमली त्वचा की खुशबू किसी पुराने जाम से भी ज्यादा नशीली है, आर्यन ने उसके गर्दन पर अपने गर्म होंठ रखते हुए कहा। उसने अपनी उंगलियों को नीचे की ओर सरकाया, जहां मीरा की रेशमी वादी का द्वार था। वहां की नमी ये बता रही थी कि सावन की पहली फुहार वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। मीरा ने कसकर आर्यन के कंधों को पकड़ लिया। आर्यन, वहां बहुत बेचैनी है, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को बेताब है। मीरा की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। आर्यन ने धीरे से मीरा की टांगों के बीच अपनी जगह बनाई। उसने देखा कि मीरा की कोमल पंखुड़ियां डर और चाहत के बीच थरथरा रही थीं। आर्यन ने बहुत धीमे से वहां अपनी उंगलियों से दस्तक दी। मीरा के मुंह से एक लंबी आह निकली। घबराओ मत मीरा, ये भंवरा आज इस फूल का सारा शहद पीकर ही दम लेगा, आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए वादा किया। उसने अपने हाथों से मीरा के उन्नत शिखरों को सहलाया। वे अब किसी गर्म अंगारे की तरह दहक रहे थे। आर्यन ने एक शिखर को अपने मुंह में भर लिया। मीरा का पूरा शरीर धनुष की तरह ऊपर को उठा और फिर ढीला पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके भीतर शक्कर की चाशनी घुल रहा हो। अब वो पल आ गया था जिसका दोनों को शिद्दत से इंतजार था। आर्यन ने अपनी उस तपती हुई लाठी को मीरा के गीले द्वार पर टिका दिया। वो द्वार इतना तंग था जैसे किसी तंग गुफा में प्रवेश करना हो, लेकिन वहां की फिसलन ने आर्यन का रास्ता आसान कर दिया। तैयार हो मीरा? आज ये नाव इस गहरे सागर की लहरों को चीरते हुए पार जाएगी, आर्यन ने रुककर पूछा। मीरा ने अपनी आंखें खोल दी, जिनमें केवल समर्पण था। ले चलो मुझे वहां आर्यन, जहां सिर्फ तुम और मैं हूं। आर्यन ने एक गहरा दबाव बनाया। मीरा की आंखों से एक आंसू ढलका, लेकिन वो दर्द का नहीं, पूर्णता का था। उसकी तंग गलियों ने आर्यन के मजबूत स्तंभ को पूरी तरह से जकड़ लिया था। आर्यन को महसूस हुआ कि वो किसी गर्म मखमल के भीतर समाता जा रहा है। शुरुआत धीमी थी, जैसे कोई धीमी आंच पर खाना पक रहा हो, लेकिन जल्द ही आर्यन की गति बढ़ने लगी और हर एक प्रहार के साथ मीरा के भीतर एक धमाका सा होता गया। कमरे में अब केवल उनके शरीरों के टकराने की आवाज़ और भारी सांसें थीं। ओह आर्यन, तुम्हारी ये धारदार तलवार मुझे अंदर तक चीर रही है, और गहरा, और अंदर। मीरा बदहवास होकर चिल्ला रही थी। आर्यन ने उसके दोनों हाथों को बिस्तर पर ऊपर की ओर दबा दिया और अपनी पूरी ताकत उस पवित्र कुंड में झोंक दी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अमृत की खान को खोद रहा हो, जहां से रह रहकर मीठा रस निकल रहा था। मीरा की मखमली गुल्लक अब आर्यन के हर प्रहार को सहेज रही थी और उसकी सिसकारियां अब ऊंची होने लगी थीं। आर्यन, मैं पिघल रही हूं, जैसे मोम आग के पास आकर दम तोड़ देता है। जैसे जैसे शिखर करीब आ रहा था, आर्यन की हरकतें और भी उग्र हो गईं। वो अब उस मधुशाला के सबसे निचले तल तक पहुंचना चाहता था। मीरा ने अपनी टांगें आर्यन की कमर के चारों ओर कस लीं, उसे अपने और करीब खींचते हुए। अचानक एक ऐसा मोड़ आया जहां वक्त ठहर गया। मीरा का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसकी घाटी से रस की एक धारा फूट पड़ी, जिसने आर्यन के स्तंभ को पूरी तरह सराबोर कर दिया। ठीक उसी पल आर्यन ने भी अपनी पूरी ऊर्जा उस गहरे कुएं में उड़ेल दी। दोनों एक दूसरे में इस तरह गुंथ गए जैसे दो नदियां समंदर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं। कमरे की हवा में एक मीठी और सौंधी खुशबू तैरने लगी। कई मिनटों तक दोनों वैसे ही पड़े रहे, एक दूसरे की धड़कनों को सुनते हुए। बाहर बारिश अब धीमी होकर रिमझिम में बदल चुकी थी। आर्यन ने मीरा के माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुमने सच कहा था मीरा, ये सागर बहुत गहरा था, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। और तुम एक बहुत ही कुशल नाविक निकले आर्यन। उस रात शिमला की पहाड़ियों ने दो रूहों के मिलन की उस दास्तान को अपनी वादियों में कैद कर लिया, जिसे शब्दों में पिरोना तो मुमकिन था, लेकिन महसूस करना सिर्फ उन्हीं के बस में था। उम्मीद है कि शब्दों का ये चयन और कहानी का ये प्रवाह आपको पसंद आया होगा।